नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमनश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक संपूर्ण सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना। तो चलिए इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हम इस सत्र में यूनिट 7 हिंदी कहानी में सुभद्रा कुमारी चौहान कृत राही कहानी का समीक्षात्मक अध्ययन करेंगे, उसकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे, उनके चरित्र और महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि कौन है सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए, ये चित्र हमें मिला है सुभद्रा कुमारी चौहान का। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम किसी भी नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, किसी भी रचना को पढ़ते हैं तो उसके रचनाकार के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी होना अवश्य ही प्राप्त करनी चाहिए। इसके लिए आज हम सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय। ठीक है, 16 अगस्त 1904 में इनका जन्म हुआ और 15 फरवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, सुभद्रा कुमारी का जन्म नाग पंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ। देखिए, जो भी रचनाकार हैं उनके जन्म तिथि और उनकी मृत्यु की जो तिथि है वो आपको याद रखनी है, और वो कौन से स्थान पर पैदा हुए इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान बचपन से ही प्रतिभाशाली थी, क्योंकि देखिए 1913 ईस्वी में केवल 9 वर्ष की आयु में उनकी पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जो भी कहानी, नाटक, निबंध हम पढ़ते हैं उनमें जो भी पत्रिकाएं आई हैं उनको एक स्थान पर नोट कर लीजिए, क्योंकि पत्रिकाओं से तो प्रश्न बनता ही है कि कौन सी पत्रिका है, किसके द्वारा संपादित की जाती थी और कब की जाती थी और कहाँ से की जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। यह कविता सुभद्रा कुंवरी के नाम से छपी, तो इनकी पहली कविता थी, इसलिए इसका भी नाम आप याद रखेंगे। कहते हैं कि सुभद्रा जी ने यह कविता नीम के पेड़ पर लिखी थी। ठीक है, ये आजकल छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि उनकी पहली कविता किस चीज़ पर आधारित थी, तो वो थी नीम के पेड़ पर। ठीक है, सुभद्रा चंचल और कुशाग्र बुद्धि की थी। सुभद्रा कुमारी और महादेवी वर्मा दोनों बचपन की सहेलियां थी। आगे देखते हैं। 9वीं कक्षा के बाद सुभद्रा कुमारी की पढ़ाई छूट गई थी। शिक्षा समाप्त करने के बाद 1919 में नवलपुर के सुप्रसिद्ध ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ उनका विवाह हो गया। देखिए, कितनी छोटी आयु में ही उनका विवाह हो जाता है, क्योंकि वो यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने केवल 9वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की और 1919 ईस्वी में उनका विवाह हो जाता है। किसके साथ? ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ। सुभद्रा कुमारी बचपन से ही बहादुर और विद्रोही प्रवृत्ति की थी। गृहस्थी और नन्हे नन्हे बच्चों का जीवन संवारते हुए उन्होंने समाज और राजनीति की सेवा की। 1920 और 21 तक सुभद्रा कुमारी और लक्ष्मण सिंह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे, यानी उनके पति लक्ष्मण सिंह और सुभद्रा कुमारी स्वयं
अखिल भारतीय कांग्रेस के कमेटी के सदस्य रहे। और 1922 में जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था। ठीक है, कब? 1922 ईस्वी को, जिसमें सुभद्रा जी ने पहली महिला सत्याग्रही थी, यानी वो पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने इसमें भाग लिया। रोज रोज सभाएं हुआ करती थी। आगे देखते हैं, जिसमें सुभद्रा भी बोलती थी, यानी जो सभाएं होती थी उनमें सुभद्रा कुमारी भी बोलती थी। और टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने अपनी एक रिपोर्ट में उनका उल्लेख लोकल सरोजनी कहकर लिखा था। ठीक है, अगर ये नाम आ जाए और पूछ लिया जाए कि कौन से पत्र में उन्हें लोकल सरोजनी कहकर लिखा था एक रिपोर्टर ने, तो उसका नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया। लक्ष्मण सिंह जैसा जीवन साथी और माखनलाल चतुर्वेदी जैसा पथ प्रदर्शक पाकर वे स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन में बार बार सक्रिय रही। यानी उनके पति लक्ष्मण सिंह भी इन आंदोलनों में भाग लेते थे। और इसके साथ ही एक उनके पथ प्रदर्शक भी उनको मिल गए, और वे कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो वो इन आंदोलनों में सक्रिय रहती थी। कई बार वे जेल भी गई और जलियांवाला बाग नरसंहार जो हत्याकांड हुआ था उनके मन पर उसका गहरा आघात हुआ। उन्होंने 3 अग्नेय कविताएं लिखी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी, उनकी पुत्री सुधा चौहान, देखिए उनकी पुत्री का नाम भी आप याद रखेंगे। ये छोटे छोटे बिंदु हैं, ये आप जब इस कहानी को करते हैं तो उसके साइड में शॉर्ट नोट्स के रूप में आप लिख लीजिए, ताकि आपको ये रिवीजन के टाइम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, और उनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखा है। ठीक है, इसे आगे देखते हैं। इसे हंस पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित किया गया। और इनकी जो बेटी थी सुधा चौहान, इन्होंने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक लिखी, जिसे हंस पत्रिका में इलाहाबाद से प्रकाशित किया गया। आगे देखते हैं। अब इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। रचनाएं कौन कौन सी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने 88 कविताएं लिखी और 46 कहानियां लिखी। अब उनके कहानी संग्रह देखते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में इनकी कहानी लगी हुई है जिसका नाम है राही। और कहानी संग्रह कौन कौन से थे? बिखरे मोती 1932 ईस्वी में, उन्मादिनी 1934 ईस्वी में, और सीधे साधे चित्र 1947 ईस्वी में। और 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, क्योंकि हमने शुरू में ये पढ़ा था कि उनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई थी। तो उनका ये 1947 का सीधे साधे चित्र ये कहानी संग्रह था। यानी कि 3 कहानी संग्रह हमने यहाँ पर पढ़े हैं। आगे देखते हैं। अब इनका कविता संग्रह के बारे में पढ़ेंगे। कविता संग्रह कौन कौन से थे? मुकुल 1930 में और त्रिधारा ये भी 1930 में। यानी 2 इनके कविता संग्रह हैं और 3 इनके कहानी संग्रह हैं। इनको कंठस्थ कर लेंगे और इनके तिथि के साथ कि इनकी रचना कब हुई। ठीक है, और इनकी एक जीवनी है मिला तेज से तेज, और ये किसने लिखी थी? ये उनकी बेटी सुधा चौहान ने। ठीक है, देखिए पीछे देखते हैं एक बार। ये यहाँ पर हमने पढ़ा था कि उनकी पुत्री थी सुधा चौहान, उन्होंने लिखा था मिला तेज से तेज, और ये हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई और इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। आगे देखिए। राही कहानी की समीक्षा और सारांश। अब राही कहानी जो है उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे।
राही कहानी में सुभद्रा जी ने गरीबों के पीड़ा का वर्णन किया है। देखिए इनमें जो जो मुख्य बिंदु आए हैं कि इस कहानी में किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है, इनको आप एक अलग से लाइन वाइज लिख लेंगे, ताकि जब हम प्रश्न उत्तर करेंगे तो हमें पता रहेगा कि इस कहानी में, इस कहानी का जो विषय है वो क्या था। तो गरीबों की पीड़ा इसका वर्णन था, और इस कहानी में उन्होंने भूख के लिए चोरी करने की मजबूरी पर भी प्रकाश डाला है। देखिए इसी पर आधारित है हमारी ये आज की कहानी, जिसका नाम है राही। और क्या वर्णन किया इन्होंने इस कहानी में? उन्होंने सत्याग्रहियों की शामिल सत्ता के लोलुप व्यक्तियों पर व्यंग्य किया है, यानी जो सत्ता को पाने की लालसा रखते हैं ऐसे व्यक्तियों पर भी इन्होंने व्यंग्य किया है। और उन्होंने इस कहानी में गरीबों के कष्ट निवारण को ही सच्ची देशभक्ति माना है। ये पंक्ति के रूप में भी आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए इसको याद रखेंगे कि किस कहानीकार ने गरीबों के कष्ट निवारण को ही सच्ची देशभक्ति माना है। ठीक है, आगे देखते हैं। सुभद्रा जी के लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म था। ठीक है, चलिए कहानी के पात्र भी जान लें। कहानी में केवल 2 ही पात्र हैं, जो राही और अनीता। आगे देखते हैं, राही कौन थी? एक गरीब औरत जिसे चोरी के जुर्म में कैद किया जाता है। और दूसरी कौन है? अनीता। अनीता कौन थी? अनीता एक अमीर घर की महिला जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल गई हुई थी। यानी अनीता भी जेल में थी और राही भी जेल में थी, लेकिन ये तो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जेल में गई थी, और ये राही थी एक गरीब औरत थी जो चोरी के जुर्म में जेल गई थी। चलिए एक बार राही कहानी को भी पढ़ लेते हैं, जिससे आपके सारे जो शंकाएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी कि कौन कौन सी कहानी में किस प्रकार से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान एक राष्ट्रीय चेतना की रचनाकार थी, यानी इन्होंने राष्ट्रीय चेतना के ऊपर अपनी कहानियाँ लिखी, कविताएं लिखी, और इस कारण उन्होंने कई दफ़ा कारागारों में भी समय बिताया, यानी कारागार यानी जेल में भी समय बिताया। और इस कहानी में उन्होंने अपने उसी समय के अनुभवों को लिखा है। भीख मांगने वाली मांगरोरी जाति, ये देखिए याद रखेंगे कि कौन सी जाति से संबंध रखने वाली महिला थी? राही। ठीक है, इस पर ये आधारित है, जो भूख मिटाने के लिए चोरी के आरोप में हवालात जाती है। हवालात में राही अनीता नाम की सत्याग्रही के साथ बातें करते हुए अपनी विवशता बताती है। अनीता उसकी बात सुनकर चिंतित हो जाती है। राही जैसी गरीब और भोली भाली जनता की सेवा करने और उनके दुखों को दूर करने में ही सच्ची देशभक्ति है, ये मानना था अनीता का। ठीक है, आगे देखते हैं। जेल में ही वह अपने सपने में मांगरोरी जाति के लोगों की सेवा करती है, जिससे गांव वालों का सुधार हो गया, और दूसरे दिन पिता के बीमारी के कारण अनीता को जेल से रिहा कर दिया जाता है और उसका सपना साकार हो जाता है। यानी उनके पिता की मृत्यु के कारण उसे, अनीता को जेल से रिहा कर दिया जाता है, और जो वो सपने में देखती थी कि मांगरोरी जाति के लोगों की वो सेवा करती है, इसका उसे मौका मिल जाता है, यानी उसका सपना साकार हो जाता है। राही कहानी की शुरुआत 2 पात्रों राही और अनीता के संवाद से शुरू होती है। देखिए इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? संवाद से। तो ऐसा भी आपसे पूछ लेंगे कि कौन सी कहानी है, 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 कहानियों के नाम, और पूछ लेंगे कि कौन सी कहानी की शुरुआत है वो संवाद से शुरू होती है, तो उसका नाम है राही।
जो सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है। और क्या संवाद होता है? तेरा नाम क्या है? राही। तुम्हें किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। कौन पूछ रहा है ये? चोरी क्या चुराया था? नाज की गठरी। नाज यानी अनाज की गठरी। कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। अब ये देखिए 5-6 सेर। अभी पूछ लेंगे कि कितना अनाज था, तो 5-6 सेर यानी 5-6 किलो। सेर का मतलब किलो। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने ही पैसे मिल पाते थे। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार। हमारी जाति मांगरोरी है। हम केवल मांगते खाते हैं। यानी अपनी जाति के बारे में बता रही है क्या कि मांगरोरी जाति के लोग हैं, उनका सिर्फ मांगने और खाने का ही काम है और वो मांग कर ही खाते हैं। क्योंकि इस कहानी में 2 ही पात्र हैं, अनीता और राही, तो ये संवाद भी किन के बीच चल रहा है? अनीता और राही के बीच। फिर अनीता पूछती है कि अगर और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। ये कौन कहती है? राही। उस दिन घर में खाने को नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में भी बहुत देर तक मांगा। बोझा ढोने के लिए टोकरी लेकर भी बैठी रही, पर कुछ नहीं मिला। देखिए कितनी मजबूरी के कारण उन्होंने चोरी की, इसी का वर्णन किया गया है। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई और वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी और उसे लेकर अभी भागी ही रही थी कि पुलिस ने पकड़ लिया। आगे देखते हैं। अनीता, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे? यानी पुलिस वालों ने जब पकड़ा तब तूने नहीं कहा कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की। संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। राही, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुनी। अनीता, अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उसका बाप है? राही, उसका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था और वही अस्पताल में मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। अनीता, तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा? वह क्यों जेल आया था? देखिए किस प्रकार से जो राही है वो अनीता को सारी बात बताती है कि मेरे बच्चे भी वहाँ पर आए थे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी और उसका पति भी मर चुका है, वो भी जेल में ही मर गया था। फिर राही कहती है कि उसे बिना कसूर के ही पकड़ लिया गया था। क्यों? क्योंकि वह ताड़ी पीने, यानी ताड़ी यानी देशी शराब को बोलते हैं, ताड़ी पीने गया था और 2-4 दोस्त भी उसके साथ थे। मेरे घर वालों का एक वक्त पुलिस के साथ झगड़ा हो गया था, यानी एक बार पुलिस के साथ उसका झगड़ा हुआ होगा और उसी का बदला उन्होंने ले लिया। 1909 में उसका चालान करके साल भर की सज़ा दी गई और वहीं पर वो मर गया। अनीता, अच्छा जा अपना काम कर। अनीता सत्याग्रह करके जेल में आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लिखी पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। यानी यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है। और आगे देखते हैं। अनीता के सामने एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन
गरीब गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का सामान का तो अधिकार है ही। फिर यह बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम करते हैं और कुछ लोगों को पेट भर अनाज के लिए भी चोरी करनी पड़ती है। उसके बाद विचारक के अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण, यानी उसकी चतुरता के कारण, छोटे छोटे बच्चों की माताओं को भी जेल भेज दिया जाता है। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के लिए कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आम तौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव किया जाता है। ये सारी बातें कौन कह रहा है? अनीता कह रही है, यानी सोच रही है अपने आप से। फिर भी हमें संतोष नहीं है। हम जेल आकर A-B क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व का सील लग जाता है और हम बड़े अभिमान के साथ कहते हैं यह हमारी चौथी जेल है। और बड़े अभिमान के साथ कहते हैं कि यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। यानी इसमें हम अपना गर्व महसूस करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी गरीबी और मजबूरी के कारण यहाँ जेल में आते हैं। अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव का अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल जा चुके हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग और दूसरों के ऊपर उठ जाते हैं, यानी हम सबसे महान बन जाते हैं। इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस की राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्ट्री, स्थानीय संस्थाओं में मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक तो खद्दर भी हम पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे और कांग्रेस के हाथों थोड़ी शक्ति आते ही कांग्रेस भक्त बन जाते थे। खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी ये सब दिखाई देने लगा। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति है? देखिए कितनी गहरी बात इन्होंने यहाँ पे कही है कि ये देशभक्ति नहीं बल्कि ये तो सत्ता भक्ति है। यानी सत्ता को पाने के लिए हम ऐसे आंदोलन, ऐसे संग्राम करते हैं और जेल आकर गर्व महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये देशभक्ति नहीं है बल्कि अनीता इसको क्या मानती है, ये तो सत्ता भक्ति है। यानी सत्ता की चाह के लिए हम सब ये कर रहे हैं। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ठीक है, ये और देखते हैं और क्या कहती हैं। और ये कोई दूसरे नहीं हैं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगों भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें तो सचमुच हमने अपने देश की सेवा की है। हमारा वास्तविक जीवन तो देहाती में ही है, यानी देहाती यानी गांव में ही है। ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा वास्तविक जीवन तो देहातों में ही है। ठीक है, किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार है। अशिक्षा, अज्ञानता का इतना पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना, भीख मांगना ही उनका काम है। यानी उनको विश्वास दिला दिया जाता है जन्म से ही कि चोरी करना और भीख मांगना ये ही हमारी मंगरोरी जो जाति है उसका काम है।
दूसरे अच्छा जीवन बिताने की कल्पना ही नहीं कर सकते। यानी उनके दिमाग में ये पहले ही शिक्षा दे दी जाती है, इसलिए वो कोई प्रयास ही नहीं करते। और आज यहाँ डेरा डाले हैं तो कल दूसरी जगह, बचे तो बचे, नहीं तो फिर 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी, यानी कि उसको बता रहे हैं कि क्या यही लक्ष्य है, और लक्ष्य है भी अथवा नहीं। यदि नहीं तो विचार दर्श की उच्च स्तर पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता। अगर हमारा भविष्य यानी इन गरीबों का अगर कोई भविष्य ही नहीं है, तो उन युग पुरुषों की हमें और उन जन नायकों की हमें क्या आवश्यकता है, यानी कोई आवश्यकता नहीं है। इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्यता का उसे कोई ध्यान नहीं है, सत्य असत्य की कोई समझ नहीं है। अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म हो सकता है। यानी मानवीयता अगर किसी में है तो वही सबसे बड़ा धर्म है। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है। राही जैसी कोई भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं का कल्याण की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो, देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मंगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई और वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां हैं वो सूत काटती हैं। यानी कौन सी ऐसी कहानी है जिसमें स्त्रियों को सूत काटते हुए दिखाया गया है। दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को उन्हें रोज धार्मिक पुस्तक पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में यह कहाँ क्या हो रहा है यह सब सरल भाषा में उन्हें समझाया जाता है। यानी उन्हें जागरूक किया जा रहा है। ठीक है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले लोग अब आदर्श ग्रामवासी हो रहे हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है और अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। और सुबह 7 बजे जब उसकी नींद नहीं खुली तो अचानक एक स्त्री जेलर ने उन्हें आकर जगा दिया और बोली, क्या बोली कि आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न की सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। इस कहानी के माध्यम से अब देखिए ये सारी जो कहानी है, यानी जो ये स्वप्न के रूप में अनीता देख रही थी और उसी को साकार करने के लिए वो निकल पड़ती है। यानी कि इस कहानी में क्या दर्शाया गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान यह संदेश देती हैं कि गरीबों के कल्याण के बिना सत्याग्रहियों का देशभक्ति सत्ता भक्ति ही कहलाएगी। ये पंक्ति को आप नोट रखेंगे कि अगर गरीबों का कल्याण नहीं होगा तो सत्याग्रही जितने भी हैं उनकी देशभक्ति नहीं बल्कि वो सत्ता भक्ति कहलाएगी। वास्तव में सच्ची देश भक्ति तो गरीबों के कष्ट निवारण में है, गुमराह लोगों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास है। ये कौन कह रही हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान। और मानवीयता ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। ऐसी ऐसी पंक्तियां हैं जो इसमें आई हैं, इनको आप याद रखेंगे। तो ये हमने इस कहानी यानी राही कहानी जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई थी, इसका हमने यहाँ पर
समीक्षात्मक अध्ययन किया। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कहानी, नई कहानी लेकर जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। और ये कहानी की यूनिट 7 है और इसकी भी एक अपनी प्लेलिस्ट है जिसमें सभी कहानियों का हम क्रम से वर्णन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी यूनिट्स की संपूर्ण सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।